नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोयला क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर का। आपका टॉपिक है टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, जिसके अंदर इंडिया की एक पॉलिसी है जो कि कुसुम के नाम से है, जिसके अंदर बात की जा रही थी सरकार के द्वारा। ये 2019 के अंदर पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट की गई थी, जिसके अंदर प्रोविजंस थे जिनमें बात की जा रही थी कि हम किस तरह से जो सोलर जो आपकी रिसोर्स है या फिर सोलर एनर्जी है, उसके ऊपर कैसे अपनी डिपेंडेंसी को थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हैं, और जो आपके फॉसिल फ्यूल जो बर्न हो रहे हैं एनर्जी के लिए, उनके रिडक्शन में मतलब उनके अंदर कमी लेके आ सकते हैं। तो मतलब अभी जो स्कीम है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों देखने को मिली है। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई है, जिसके अंदर ये जो इंडिया के अंदर जितने भी आपके सोलर एनर्जी से चलने वाले जितने भी मशीन्स हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी जो सरकार ने बात की थी कुसुम स्कीम के बारे में 2019 में, तो सरकार ने कुछ टारगेट सेट किए थे जो कि 2022 तक सरकार ने अचीव करने थे। तो उसी के ऊपर ये रिपोर्ट है कि जो भारत की सरकार है उसने अपने जो टारगेट है वो अचीव किए हैं या नहीं किए हैं, या फिर वो इसी डायरेक्शन में जो आपका सोलर के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको बढ़ाने की जो सरकार की पॉलिसी थी उसमें कितना कुछ उन्होंने अचीव कर लिया है। ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इन्होंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। तो ये आपका करंट का जो टॉपिक है वो बना है। इसके अंदर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की गई है। इसके अंदर बात की गई है आपकी एग्रोवोल्टिक्स के बारे में। ये एग्रीवोल्टिक्स क्या है? देखिए, जब आप जो सोलर से चलने वाली चीजें हैं, जो सनलाइट के थ्रू जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, फिर हीट प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से जब आप मशीन रन करते हो या फिर एनर्जी जो है उसकी प्रोड्यूस करते हो, उससे कंजम्पशन होती है। सो वही सब चीजों को एक वर्ड दिया गया है जिसका नाम है एग्रीवोल्टिक्स। इसके अंदर क्या होगा, एग्रीकल्चर जो लैंड है वहां पर सोलर एनर्जी के थ्रू डिफरेंट जो आपके पंप्स हो जाते हैं या फिर जो ट्रैक्टर्स वगैरह हो जाते हैं, मतलब कि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जितनी भी चीजें यूज की जाती हैं उनमें सोलर एनर्जी का यूज जो है उसको प्रमोट करना है। सो चलिए अपने जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं। अभी हमने आपसे बात कर ली कि किस वजह से आपका न्यूज में देखने को मिला है, तो अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एग्रीवोल्टिक्स एक्चुअली में है क्या। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, जितने भी एग्रीकल्चर जमीन है जो भारत के अंदर है, उन सभी जगहों में गवर्नमेंट ने अलग अलग टारगेट सेट कर रखे हैं। गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि 2070 तक क्या करेंगे, हम जितने भी एग्रीकल्चर लैंड है या फिर जितना भी भारत का जो एनर्जी कंज्यूम करता है भारत, जो इलेक्ट्रिसिटी की मान लीजिए प्रोडक्शन हो रही है, कोयले के थ्रू हो रही है, उसके बाद विंड के थ्रू, सोलर के थ्रू, उसके बाद न्यूक्लियस के थ्रू, तो जितनी भी एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है उस सभी को हम क्या लेके जाएं, जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जैसे कि आपकी सोलर एनर्जी हो गया, इनकी तरफ हम उस डायरेक्शन में लेके जाएं, और ये जो कोयले का हम यूज करते हैं उसको बिल्कुल खत्म कर दें, जीरो पर लेके आ जाए। तो ये सरकार का टारगेट है 2070 तक। अभी गवर्नमेंट क्या है ना, कई तरह के टारगेट सेट करते हैं, लेकिन वो अचीव कर पाए ऐसा रेयरली होता है। सो टारगेट 2070 तक का है, लेकिन ये अचीव हो पाएगा कि नहीं ये आगे की बात है, अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, अब यहाँ पर एग्रीवोल्टिक्स के बारे में थोड़ा सा जान ले। एग्रीवोल्टिक इज अ कंसेप्ट और हार्वेस्टिंग मैक्सिमम एनर्जी बिटवीन फोटोवोल्टिक एनर्जी एंड एग्रीकल्चर बाय इंस्टॉलिंग सोलर पैनल ऑन द एग्रीकल्चर लैंड। अब देखिए, यहाँ पर हम दो चीजों को आपस में कनेक्ट करेंगे। एक तो हम कनेक्ट करेंगे ये आपका जो एग्रीवोल्टिक जो आपका ये टॉपिक है, इसको हमारी जो सरकार के द्वारा कुसुम एनर्जी जो स्कीम थी 2019 में रिलीज हुई थी, उन दोनों चीजों को आपस में कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर ये जो कंसेप्ट है आपका एग्रीवोल्टिक्स, इसके अंदर होता क्या है कि जितने भी एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर सोलर पैनल जो है वो लगाए जाते हैं। अब उससे क्या फायदा होगा, उससे दो तीन चीजें होंगी। अगर मान लीजिए आप किसी भी जगह पे सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल करते हैं, तो सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए एक बहुत बड़ी जगह की रिक्वायरमेंट होती है, लैंड एरिया काफी एक्सटेंसिव चाहिए होता है। बट अगर आप किसी एग्रीकल्चर लैंड पे ही सोलर पैनल लगाएं तो उसमें दो फायदे हैं। पहला तो क्या है, आपको कोई एडिशनल जमीन की जरूरत नहीं होगी। आप एग्रीकल्चर लैंड जहां पर क्रॉप्स लगाई जा रही हैं वहां पर आप उसको लगा सकते हैं। सेकंड चीज क्या होगा, ये जो आपके सोलर पैनल्स हैं ये आपकी जो सॉइल है उसको इरोजन से भी बचाते हैं और आपकी जो क्रॉप है उसको एक्सटेंसिव हीट से भी प्रोटेक्ट करते हैं।
तो कई सारे फायदे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही क्या होता है कि जो किसान है, फार्मर जो है, उसकी जो आय है, इनकम है, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। क्योंकि आप कर क्या रहे हो, आप अपनी जो लैंड है उस पे आप सोलर पैनल लगा रहे हो, उस सोलर पैनल से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद आप क्या करोगे, उसको सेल कर सकते हो, चाहे गवर्नमेंट को चाहे किसी और को। तो जो फार्मर की इनकम है वो डबल हो जाएगी। सो यही जो कंसेप्ट है, यही कुसुम स्कीम के अंदर सरकार ने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी। अभी हम जो कुसुम स्कीम का जो एग्जांपल दे रहे हैं वो भारत के कंटेक्स्ट में है, वो इंडिया के कंटेक्स्ट में है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है आपका एग्रीवोल्टिक्स, ये आपका ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज अप्लाई करती हैं इसे, बहुत सारी कंट्रीज यूज में कर रही हैं, और एग्रीकल्चर और सोलर एनर्जी को आपस में लिंक करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि जो इनकम है वो भी अच्छी खासी हो सके और जो आपका क्रॉप्स हैं उनकी भी प्रोटेक्शन हो सके। तो किस तरह से होगा ये, बाय इंस्टॉलिंग दी सोलर पैनल इन दी एग्रीकल्चर लैंड। अभी अगर ग्लोबली देखा जाए तो इस तरह की जो ये स्कीम है एग्रीवोल्टिक्स, इसके थ्रू लगभग 14 गीगावाट जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस की जा रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इस टेक्निक का यूज करते हुए पूरे विश्व में लगभग 14 गीगावाट जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस की जा रही है, जिसमें से अगर भारत की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो भारत का कंट्रीब्यूशन कितना है, ओनली 1% है। भारत की ओनली 1% एग्रीकल्चर लैंड है जहां पर ये जो सोलर पैनल है, मतलब जितनी अगर भारत की लैंड मान ली जाए 100% जो है एग्रीकल्चर लैंड, उसमें से ओनली 1% ऐसी जमीन है, एग्रीकल्चर जमीन, जहां पर ये सोलर पैनल अभी तक लगाए गए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, स्कीम तो 2019 से इंप्लीमेंट हो चुकी है, तो उस अगर दिशा में देखा जाए तो कोई खास बहुत बड़ी तरक्की नहीं हुई है, लेकिन अभी कोशिशें जारी है भारत सरकार की तरफ से। तो 1% क्या है, एग्रीकल्चर लैंड जो है भारत की, वहां पर ये पैनल लगाए गए हैं, जिसकी वजह से क्या है 630 जो आपकी पावर है वो जनरेट हो रही है। और ये जो आपका कितना होगा, अगर इंडिया की पर हेक्टेयर के हिसाब से देखा जाए तो 450 किलोवाट जो एनर्जी है पर हेक्टेयर वो प्रोड्यूस की जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें, कुछ इस तरह से आपके बड़े लार्ज एरिया में सोलर पैनल देखने को मिलेंगे। अब अगर आप इस इमेज में समझ पा रहे होंगे तो क्या देखेंगे आप कि नीचे की तरफ आपका ये ग्रास है या फिर यहाँ पर क्रॉप्स हो सकती हैं, और इन्हीं क्रॉप्स के ऊपर आपको ये सोलर पैनल देखने को मिलेंगे। सो इस तरह से ये आपकी जो एग्रीवोल्टिक आपका जो ये कंसेप्ट है ये काम करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज दी सोलर फार्मिंग, इसको सोलर फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है, या फिर सोलर शेयरिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। और अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप लिख सकते हैं, इज अ कंसेप्ट दैट कंबाइंस एग्रीकल्चर विद दी सोलर एनर्जी। तो एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आप सोलर एनर्जी को एग्रीकल्चर के साथ कंबाइन करते हैं, किसके लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, इन द सेम लैंड एरिया, एक ही जगह जहां पर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसी के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा। इट इन्वॉल्व्स द को-लोकेटेड इंस्टॉलेशन ऑफ द सोलर पैनल, सोलर पैनल जो है इंस्टॉल किए जाएंगे, सोलर एरेज alongside the agriculture activities allowing the dual use of the land। इससे फायदा क्या हो रहा है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि अगर आप सोलर पैनल्स कहीं पर भी लगाएंगे तो एक्स्ट्रा जमीन की रिक्वायरमेंट है ना, लैंड जो होगी वो ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऑलरेडी अगर एक एग्रीकल्चर लैंड है वहां पर लगाएंगे तो आपका एग्रीकल्चर भी हो रहा है, क्योंकि जमीन के साथ तो इसे कोई लेना देना नहीं है, ये तो जमीन से ऊपर ही लगेगा, और नीचे आप एग्रीकल्चर कर सकते हो और ऊपर आप सोलर पैनल लगा सकते हो। तो ये एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात की जाए, इंडिया इज मेकिंग कंसिस्टेंट प्रोग्रेस इन जनरेटिंग द क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मेनली थ्रू द सोलर एनर्जी टू डिक्रीज द डिपेंडेंसी ऑन द फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल क्या हो गया, जैसे कि कोयले के थ्रू आप एनर्जी की प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उनके ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ी कम करनी है, और हमें क्या करना है, जो ये आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, सोलर हो गया जैसे कि, इनके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को इंक्रीज करना है। अब ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारी कन्वेंशंस हैं जिनमें क्या है कि अगर कोयले के थ्रू आप एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी की उसकी प्रोडक्शन करते हो तो उससे गैसेज जो निकलती हैं और आपके जो अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज करता है। क्लाइमेट चेंज एक आप कंसेप्ट के साथ लिंक कर सकते हो। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा अर्थ का तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये चाहती है, और इसके अलावा और
वर्ल्ड की कंट्रीज भी चाहती हैं कि हम क्या करें, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमारी डिपेंडेंसी जो है वो इंक्रीज हो। यूज ऑफ द सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चर इज मच लोअर देन द डिजायर्ड लेवल। अब अगर भारत के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे थे तो जितने डिजायर है, मतलब कि जितना होना चाहिए उससे काफी कम यहां पर डिपेंडेंसी देखने को मिलती है भारत के अंदर, अंडर द 2 ऑफ द 3 कंपोनेंट्स। अब देखिए जो आपकी कुसुम स्कीम है, जो कि जिसके फुल फॉर्म की अगर बात करें, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान, ये इसके फुल फॉर्म है। इस स्कीम के अंदर क्या है, जो टारगेट्स जैसे मैंने बताया था आपको सेट किए गए थे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, इस स्कीम के अंदर बात की गई थी कि 5 लाख या 10 लाख के आसपास जो है वो मोटर पंप्स जो होते हैं, जो एग्रीकल्चर इरिगेशन में काम आते हैं, वो किसानों को बांटे जाएंगे। अब ये पंप किस तरह के थे, ये सोलर पंप्स थे, मतलब कि सन की एनर्जी से चलने वाले पंप थे। तो वो तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा हो गया, लेकिन इसी का स्कीम के अंदर एक सेकंड पॉइंट ये था कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उस मैक्सिमम लैंड पे जितना पॉसिबल हो सके उस पे सोलर पैनल लगाए जाए। अब वो स्कीम के अंदर काफी कम देखने को मिल रहा है कि जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बात की, ओनली 1% जो इंडिया की एग्रीकल्चर लैंड है वहां पर ये सोलर पैनल लगाए गए हैं। सरकार की तरफ से सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती है इन सोलर पैनल को लगाने के लिए, लेकिन फिर भी कोई खास अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। तो क्या देखने को मिलते हैं, द अचीवमेंट इज, अगर 2 कंपोनेंट की बात करें तो अचीवमेंट इज 2.17 एंड 1% ओनली आफ्टर द नियरली 4 years ऑफ द लॉन्चिंग। 4 साल बीत चुके हैं स्कीम को, लेकिन अभी भी कोई खास बड़ी तरक्की देखने को नहीं मिलती है। और यही सब चीजें जो हैं, आपकी जो ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर पब्लिश किया है। तो सरकार को भी जरूरत है इस स्कीम की तरफ थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन देने की, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है फार्मर्स की इनकम के साथ, जैसा सरकार का वादा भी था कि जो किसान है उनकी आय को दोगुना किया जाएगा, तो उससे भी रिलेट करता है और साथ में क्लाइमेट चेंज जो है उसके ऊपर भी इफेक्ट डालता है। द पीएम कुसुम इज मेंट टू प्रोवाइड सोर्सेज फॉर द इरिगेशन एंड डी डीजलाइजिंग। डी डीजलाइजिंग का मतलब क्या है कि कोई भी मशीन जो एग्रीकल्चर फील्ड में यूज की जाती है, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, या फिर क्रॉप्स जो हमको हार्वेस्ट करने की मशीन हो, अगर वो डीजल से चलती हैं तो डीजल से चलेंगी तो उसकी वजह से पॉल्यूशन होगा, तो वो कम करना। डी डीजलाइजिंग मतलब डीजल से चलने वाली चीजों को कम करना। और इरिगेशन के टाइम पर जो चीजें यूज की जाती हैं उनमें सोलर जो आपकी मशीन्स हैं उनके यूज को बढ़ाना इन द एग्रीकल्चर सेक्टर बाय सेटिंग अप सोलर पंप्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। और सोलर पंप्स को इंट्रोड्यूस करना, सोलर पंप जो है इरिगेशन के लिए यूज करना ज्यादातर एग्रीकल्चर लैंड पे, ये स्कीम के अंदर था। अब देखिए पॉइंट यहां पर यह आ जाता है कि ये स्कीम मैंने आपको बता दी और ऑल ओवर वर्ल्ड में किस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब ये बात आ जाती है कि इसकी जरूरत क्यों है। तो जरूरत क्यों है, सबसे पहली चीज क्या है, ऐसी उम्मीद है कि इंडिया की जो डिमांड है, एनर्जी डिमांड प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज 50%, कि 2019 में जो भारत की एनर्जी की डिमांड थी उसमें लगभग 50% का इजाफा होगा, वो इंक्रीज हो जाएगी। कब तक, 2030 तक। तो ये डिमांड हम कैसे पूरी करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि सरकार जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें वो प्रोड्यूस करेगी, लेकिन वो करेगी कैसे, वो करेगी कोयले के थ्रू। तो फिर सेम चीज आ जाएगी कि हमारा जो पोल्यूशन होगा वो इंक्रीज होगा, ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। तो हम वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने कई जो कन्वेंशन है वो साइन कर रखी हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोयले पर डिपेंडेंसी को डिक्रीज करके ये जो आपका दूसरी तरह की एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जीज है, उनके ऊपर बढ़ाना पड़ेगा डिपेंडेंसी को। तो 2030 तक का हमारा टारगेट है। अब इसीलिए ये टारगेट को अचीव करने के लिए या फिर 2030 तक हम जो एनर्जी की डिमांड्स है उसको फुलफिल कर पाए, इसीलिए आपकी एग्रोवोल्टिक्स की जरूरत है। सेकंड अगर पॉइंट की बात करें, एग्रीकल्चर लैंड मेक्स 60.4% ऑफ द इंडिया टोटल सरफेस एरिया। लगभग 60% जो भारत का सरफेस एरिया है उस पे एग्रीकल्चर लैंड है। तो अगर इतना जो टारगेट है 60% को अगर छोड़ भी दें, अगर इसका हाफ कर लिया जाए, 30% जो लैंड है उस पे भी अगर ये सोलर पैनल लगा दिए जाए तो उससे भी काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा इंडिया की इकोनॉमी में भी और आपके एग्रीकल्चर के अंदर भी। उसके बाद क्या है कि इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट भी सेट कर रखे हैं, जैसे कि इंडियाज नॉन फोसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी अभी कितनी देखने को मिलेगी, 500
गीगावाट करनी है सरकार को 2030 तक। ये भारत की सरकार के द्वारा टारगेट सेट किया गया है कि 2030 तक हमें 500 गीगावाट जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करनी है नॉन फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, या फिर आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया। इनके थ्रू क्या करना है, हमें 500 गीगावाट जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करनी है 2030 तक। इंडियाज 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी बाय दी 2030। और साथ में एक टारगेट क्या है कि 2030 तक जो हमारी जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसका लगभग 50% रिन्यूएबल एनर्जी से ही आना चाहिए। ये भारत सरकार के टारगेट्स हैं। और नेट जीरो टारगेट्स बाय दी 2070। और 2070 तक क्या करना है कि जितने भी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सारी हमें रिन्यूएबल एनर्जी से करनी है, कोयले को हमें बिल्कुल छोड़ देना है। सो ये टारगेट्स है। इनको अचीव करने के लिए ये जो आपका एग्रीवोल्टिक्स है ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो हमारे फायदा कर सकती है। उसके अलावा बात करें लैंड यूज एस्टिमेट फॉर द नेट जीरो बिटवीन 50,000 टू दी 75,000 किलोमीटर स्क्वायर फॉर द सोलर। अब लैंड यूज का अगर एस्टिमेट की बात करें तो जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है भारत की, उसमें क्या करना है हमें कि लगभग 50,000 से लेके 75,000 किलोमीटर स्क्वायर तक का जो एरिया है वो कवर करना है। तो उससे क्या होगा, ज्यादा पैनल लगेंगे, और ज्यादा पैनल लगेंगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो पूरी हो पाएगी। अब देखिए इससे पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा। हमने शुरुआत की थी कि ये एक्चुअली में होता क्या है, उसके बाद हमने भारत सरकार के इनिशिएटिव देखे कि इस दिशा में क्या है और कहां तक वो पहुंचे हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि क्यों इस स्कीम की जरूरत पड़ी है। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ने वाली वो ये है कि इसके बाद क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स जो हैं हमें देखने को मिलेंगे अगर हम ये सब टारगेट्स जो हैं वो अचीव कर पाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, डुअल यूज ऑफ द लैंड टू सॉल्व द फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी। अब ये काफी अच्छा पॉइंट है। क्या देख पा रहे हैं आप कि जमीन का दो तरीके से उसका यूज कर पाएंगे, डबल यूज कर पाएंगे। एक तो क्या होगा, वहां पर फूड सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लैंड है, जो क्रॉप है, उसको भी एक सिक्योरिटी मिलती है इन सोलर पैनल की वजह से। जो आपका सॉइल इरोजन है वो कम होता है, उसके बाद एक्स्ट्रा जो हीट होती है उससे बच पाती हैं क्रॉप्स। तो ये फूड सिक्योरिटी में भी हेल्प करेगी, साथ में एनर्जी सिक्योरिटी का कंसर्न है उसको भी कंप्लीट करेगी। उसके बाद सिक्योरिटी टू दी फार्मर इनकम। अब देखिए फार्मर्स की जो इनकम है उसको भी इंक्रीज किया जाएगा इसके थ्रू, क्योंकि एक तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लगाएंगे, क्रॉप्स लगाएंगे, उससे उनको इनकम होगी। सेकंड चीज क्या होगी, जो ये सोलर एनर्जी को जब वो बेचेंगे सरकार को या किसी को भी, तो उससे भी उनकी इनकम जनरेट होगी। सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू दी वाटर स्कैरसिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग विच कुड बी यूज्ड फॉर द इरिगेशन। अब आप क्या देखेंगे, ये सोलर पैनल जब लगाए जाते हैं ना, तो इसमें होता क्या है कि सोलर पैनल एक रूफ की तरह लगेंगे, एक छत की तरह लगेंगे। अब उस पर जितनी भी बारिश होगी वो सारी क्या होगी, हम उसको हार्वेस्ट करके एक जगह पे स्टोर करके रख सकते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग का जो काम है वो भी इस जो टेक्निक है उसके थ्रू हो सकता है। उसके बाद क्रॉप कवरेज इन दी बिटवीन पीवी रेज विल आल्सो चेक द इरोजन ऑफ द सॉइल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सॉइल इरोजन है जो वो भी इससे प्रोटेक्ट होगी सोलर पैनल, क्योंकि लगाए होंगे ऊपर। अब सोइल इरोजन होता कैसे है, जब बहुत ज्यादा अमाउंट में या तो बारिश हो रही हो या फिर नीचे से जो वाटर है वो मूव कर रहा हो। तो अगर ये जो पैनल लगाए जाएंगे तो ये तो एकदम पिलर की तरह इस तरह खड़े होंगे, तो होगा क्या, उससे सॉइल इरोजन जो होगी वो भी थोड़ी कम होगी, और डायरेक्ट जो रेनफॉल बहुत ज्यादा गिरती है वो भी आपकी कम होगी। तो सॉइल इरोजन भी, उसका जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। एड्रेसेस द रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज। भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, उसको भी एड्रेस किया जा सकता है इस स्कीम के थ्रू बाय क्रिएटिंग मोर सोलर पीवी जॉब्स। अब इसमें क्या होगा, ये सोलर पैनल जब लगाए जाएंगे ज्यादा से ज्यादा एरिया में, तो उसके लिए वर्कर्स चाहिए होंगे, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है वो भी ठीक हो जाएगा। ये जो सीजनल कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कि भारत की सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, जिसमें क्या देखने को मिलेगा आपको कि 6 महीने के लिए आप किसान जो है वो काम कर रहा है, खेत में फसल लगा रहा है, बाकी के कुछ महीने के लिए क्योंकि फसल का टाइम नहीं है, बारिश नहीं है, तो फसल नहीं लगाते हैं, तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। वो भी एड्रेस हो जाएगा, क्योंकि जब आपके पास क्रॉप है, जब आप फसल लगा रहे हो तब तक ठीक है, लेकिन जब नहीं भी है तो उसके बाद क्या होगा, कम से कम सोलर पैनल तो लगे हैं, वहां से इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होगी ही, और उससे भी आप पैसा कमा सकते हो। एग्रीवोल्टिक इन एरिड रीजन हैज शोन एन इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इंप्रूवमेंट इन द सॉइल प्रॉपर्टीज।
कि अगर किसी ऐसे हिस्से में ये जो आपके पैनल्स है लगाए जाते हैं, इस टेक्निक का यूज किया जाता है, तो कोई सेमी एरिड रीजन है जहां पे बारिश कम देखने को मिलती है, गर्मी थोड़ी ज्यादा है, अगर भारत की कंटेक्स्ट में बात करें तो बॉर्डर एरियाज ऑफ द थार डेजर्ट या फिर पंजाब हरियाणा का जो एरिया लगता है, वहां पर अगर ये एक चीज नोटिस की गई है कि अगर वहां पर ये जो सोलर पैनल्स हैं ये लगाए जाते हैं एग्रीकल्चर लैंड पे, तो उस एग्रीकल्चर लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि इंटेंस हीटिंग से ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस क्रॉप को। तो ये भी चीज जो है फायदा देखने को मिलता है। अब आगे देखिए कि ये जो प्रोजेक्ट है भारत में कहां कहां पर एप्लीकेबल है, अभी चल रहा है। जो हमने 1% की बात की थी उसके अंदर कौन कौन सी जगह है जहां पर ये देखने को मिलेगा। तो गुजरात के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद राजस्थान में देखने को मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड द बेंगलोर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगहें हैं, स्टेट्स हैं जहां पर ये जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनिशिएट किया गया है। सो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ओवरऑल एग्रोवोल्टिक्स इज इन इंडिया कंबाइंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विद द सोलर प्रोडक्शन aiming to optimize and land utilization, enhance the agriculture productivity and contribute to the clean energy transition in the country। तो अगर देखा जाए तो ये जो आपकी स्कीम है या फिर ये जो आपका टेक्निक है, इसके थ्रू क्या होगा, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जाएगा और साथ में एनर्जी प्रोडक्शन भी आपकी इंक्रीज की जाएगी, एनहेंस की जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप ये चीजें समझ गए होंगे। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, हमारी गोयला क्लासेस की एक ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, वहां से आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। टीओ के एग्जाम के लिए हमारे 2 तरह के जो कोर्सेज हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसके अंदर एक कोर्स है 2999 का, जिसमें आपको जो स्टडी मटेरियल है और हमारे जो लेक्चर्स हैं वो सारे मिल जाएंगे सिर्फ 2999 के अंदर। एक जो दूसरा हमारा कोर्स है उसके अंदर 7999 में आपको क्या क्या मिलेगा कि स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, साथ में हमारे वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। उसके अंदर आपको इतने ज्यादा क्वेश्चन जो ऑलरेडी मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ये 2 तरह की जो कोर्सेज हैं हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपके जो टेस्ट सीरीज होगी, जो 7999 वाला कोर्स है उसमें जो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, उनके क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसका आंसर आप हमें लिख के देंगे और हमारे द्वारा इस तरह से जो कॉपी है वो आपकी चेक की जाएगी और आपको जो रिमार्क्स है, जो भी इम्प्रूवमेंट का उसमें बन सकता है वो आपको बताया जाएगा। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि HPSC TO 2023 के नाम से है। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे किसी और न्यूज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।